हाँ जी, तो थर्मोडायनेमिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, वहाँ से उन्हें फॉलो कर और वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि गिब्स और एंथैल्पी फंक्शंस को परिभाषित कीजिए। गिब्स व एंथैल्पी फंक्शंस को परिभाषित कीजिए। फंक्शंस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो ये है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। तो क्वेश्चन आया था राजस्थान 2017 में। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि आपको थ्योरी लिखनी है कि गिब्स फंक्शन क्या होगा, एंथैल्पी फंक्शन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं गिब्स फंक्शन के बारे में, तो गिब्स फंक्शन क्या होता है। गिब्स फंक्शन, या जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, तो इस गिब्स फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसमें समतापीय यानी कि आइसोथर्मल और समदाबीय यानी कि आइसोबैरिक, तो ऐसा फंक्शन जिसमें समतापीय और समदाबीय प्रक्रमों में आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, गिब्स फंक्शन कहते हैं। एनर्जी जो इसमें रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी होती है वो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐसा निकाय जिसमें समतापीय व समदाबीय यानी कि आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रक्रमों में, प्रक्रम का इंग्लिश में मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रमों में ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे गिब्स फंक्शन कहते हैं। ये जो गिब्स फंक्शन है ये इसी की तरह एक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, है ना। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को भी हम पढ़ेंगे, पहले हम गिब्स फंक्शन को क्लियर कर लें। तो ये गिब्स फंक्शन जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना। और क्या लिखेंगे इसके बारे में, गिब्स फंक्शन सिस्टम की एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तरण गुण। यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हिंदी में मतलब होता है विस्तीर्ण गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, जो सिस्टम के जो कोऑर्डिनेट्स है यानी कि ऊष्मागतिकी के जो निर्देशांक होंगे PVTS, उन पर निर्भर करेगी, क्योंकि यह ऊष्मागतिकी निर्देशांक का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स PVT और S पर निर्भर करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गया, दूसरी चीज़ ये हो गया कि ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में यानी कि संतुलित अवस्था में यह किसी भी सिस्टम का एक यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में या इसको हिंदी में बोल लो संतुलित अवस्था में यह सिस्टम का यूनिक फंक्शन होता है, ठीक है। फिर और क्या लिखेंगे इसमें, फिर और हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, नियत ताप और दाब पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होने वाले परिवर्तनों के लिए ये जो फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक मिनट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर
पर होने वाले परिवर्तनों के लिए यह फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और चौथा क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं G = H - TS। H को हम क्या लिखते हैं, एंथैल्पी होती है U + PV, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं U + PV - TS, ठीक है, U + PV - TS। तो ये तो बात हो गई किसकी, गिब्स की। उसके बाद बात कर लेते हैं एंथैल्पी की। तो एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, ऊष्मागतिकी निकाय की वह कुल ऊर्जा जो थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन के दौरान अचर रहती है। ऊष्मागतिकी निकाय का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मागतिकी निकाय मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम की वह कुल ऊर्जा जो कि उपरोधी प्रसार को हम कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। उपरोधी प्रसार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान अचर रहती है। अचर का मतलब कांस्टेंट, के दौरान अचर, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रहती है, उसे एंथैल्पी कहते हैं। अब एंथैल्पी के लिए क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज़ इसका फॉर्मूला H = U + PV। फिर इसको अगर हम DH के, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है तो इसको हम DH के फॉर्म में लिखें तो DU + PdV वगैरह लिखा जाएगा। तो वहाँ से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगा के मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। इस वैल्यू को आप लिखोगे TdS + VdP, ठीक है। और C में आप लिख लोगे, यानी कि थर्ड पॉइंट, T = ΔH/ΔS कांस्टेंट प्रेशर पर। और D पॉइंट में लिख लोगे आप V = ΔH/ΔP और कांस्टेंट S। तो ये आपको छाप के आना है कब, जब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कोई दिमाग लगाना नहीं है। और अब दिमाग लगाने वाले पोजीशन में आप हो भी नहीं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अगले 2 दिन बाद है। तो आपने बहुत पढ़ रखा है पहले तो ठीक है, और नहीं पढ़ रखा है तो ये घोटा मार के जाना है, रट के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ΔQ/ΔP कांस्टेंट टेम्परेचर पर -T ΔV/ΔT कांस्टेंट प्रेशर पर बराबर होता है -TV α, जहाँ अल्फ़ा स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक है। ठीक है। और ये पूछा गया है शेखावटी में 2018 में, ब्रिज यूनिवर्सिटी 2019 और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले जो मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन जो हमने कल ड्राइव किया था, अच्छा मैक्सवेल के सेकंड इक्वेशन से मेरे को याद आया कि उसके 4 इक्वेशन होते हैं। तो सेकंड तो मैंने कल ड्राइव करा दिया था, ठीक है। बाकी चारों इक्वेशंस जो है वो भी एक बार देख लेना ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़रूरी नहीं कि सेकंड ही पूछे, हो सकता है तुमसे पूछ ले कि फोर्थ बताओ, या हो सकता है कि फर्स्ट बताओ, तो उसको ज़रूर देख लेना, है ना। तो सेकंड मैंने करा दिया है, हालांकि तुम्हें कल वो आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, उन चारों को देख लेना एक बार। तो इसको हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए फ्रॉम मैक्सवेल सेकंड लॉ। अब ये मत कहना कि वो भी आप करा दो, क्यों? क्योंकि जिस तरह से सेकंड वाला हमने ड्राइव किया है तो वो भी बहुत इजी है, तो वो फर्स्ट थर्ड फोर्थ इजीली हो जाएंगे। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तोप वाला काम उसमें होगा नहीं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? ΔS/ΔP
P कांस्टेंट टेम्परेचर पर और माइनस डेल V अपॉन डेल T कांस्टेंट प्रेशर पर। ये कहता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फ्रॉम सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल Q बराबर क्या होता है TdS, ये डेल Q है। तो डेल Q, तो यहाँ से ds की वैल्यू लिखो, तो यहाँ से डेल S को क्या लिख दोगे, डेल Q अपॉन T। तो ये वैल्यू को पहुँचाओ यहाँ पर, है ना, यहाँ पहुँचाओगे तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा डेल Q अपॉन T डेल P और कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर माइनस डेल V अपॉन डेल T और ये कांस्टेंट प्रेशर। T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा डेल Q अपॉन डेल P और T माइनस T डेल V अपॉन डेल T और ये P हो गया। ठीक है, तो पहला पार्ट ये जो पूछा है हमसे ये तो हो गया, यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमें दिया हुआ है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक। तो इसकी क्या डेफिनेशन, तो आयतन प्रसार गुणांक की डेफिनेशन से अगर हम बात करें तो आयतन प्रसार गुणांक की डेफिनेशन से, प्रसार गुणांक की डेफिनेशन से, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात हो रही है तो dV अपॉन V और क्या कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा dt। ठीक है, क्या लिखा जाएगा dt, तो ये क्या बन जाएगा डेल V अपॉन V और ये डेल T। तो हमारे पास जो बन के आया है इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या बन के आया है, हमारे पास बन के आया है डेल Q अपॉन डेल P और टेम्परेचर कांस्टेंट है, माइनस T डेल V अपॉन डेल T और प्रेशर कांस्टेंट है। क्या करें, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करा दे V से, तो यहाँ पे भी V से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी V से मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रीअरेंज करके, माइनस TV डेल V अपॉन V डेल T और ये कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर, अल्फ़ा, तो उसको उठा कर ले आओ यहाँ पर, तो उठा कर ले आओगे तो क्या बनेगा डेल Q अपॉन डेल P और T माइनस T अल्फ़ा P। तो ये प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था, है ना, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस सवाल में पूछा है हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसके पहले हमने परिभाषित किया था गिब्स को, अब परिभाषित करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ को। तो क्वेश्चन में पूछा है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को परिभाषित कीजिए, को समझाइए, ऐसे लिख लेते हैं, को समझाइए। तो ये क्वेश्चन राजस्थान 2013। देखो जब हमने गिब्स पढ़ा था तब वो था कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि आइसोथर्मल आइसोबारिक, समतापीय समदाबीय। ये जो होगी ये कौन सी एनर्जी होगी, जिस पर कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में परिवर्तन यानी कि चेंज किसी निकाय पर उत्क्रमणीय समतापीय क्रिया द्वारा, समतापीय क्रिया के समय किए गए कार्य के तुल्य होता है, क्रिया के समय किए गए कार्य के तुल्य होता है, किए गए कार्य के तुल्य होता है। इस चीज़ का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। और यहाँ जो कार्य है ये बराबर होगा ऊर्जा के, इसलिए उसको क्या कहेंगे, फ्री एनर्जी कहेंगे। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में परिवर्तन, यानी कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में भी जो भी परिवर्तन होगा वो बराबर होगा उस उत्क्रमणीय समतापीय प्रक्रिया, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो काम किया जाएगा उसके बराबर वो चेंज होगा। तो सबसे पहली बात तो जो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है उसको हम लिखते हैं F से, और ये F बराबर होता है किसके, U माइनस TS के। जिस तरह से गिब्स फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है उसी तरह से ये भी क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको DF से लिख सकते हैं, तो ये DU माइनस ये क्या होगा TDS माइनस ये क्या होगा SDT होगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ से हम लिख सकते हैं
हम क्या लिख सकते हैं, डी यू की वैल्यू को हम लिख सकते हैं टी डी एस माइनस पी डी वी, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पहले ही टी डी एस लिखा हुआ है और माइनस एस डी टी यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो ये टी डी एस से टी डी एस मर गया, तो बचा क्या, बचा हमारे पास डी एफ बराबर माइनस पी डी वी और माइनस एस डी टी, ये बच गया, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब किसको कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये जो dt है ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये dt 0 हो गया, तो जो df है उसकी वैल्यू कितनी बच गई, माइनस पी डी वी बच गई। ठीक है, क्या वैल्यू बच गई, माइनस पी डी वी, क्योंकि फंक्शन फाइनाइट है, क्योंकि यह फंक्शन फाइनाइट है, यानी कि इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें किन्हीं दो लिमिट्स a b के बीच में, तो a b डी एफ माइनस a b p डी वी, तो इसमें अंतर, तो f b माइनस f a बराबर किसके हो गया, a b और p डी वी। हमें पता है ये जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। तो हमने यही लिखा है डेफिनेशन में कि हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। कौन सी प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस में, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट, जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट थे। तो ऑलमोस्ट हम लगभग 11-12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन कर जाओ, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। और अगर कुछ पढ़ा हुआ है और उनके अलावा ये क्वेश्चन करके जा रहे हो तो सोने पे सुहागा है, यानी कि अच्छे नंबर ला सकते हो। और रही बात सेकेंड यूनिट की, तो अगर टाइम मिला तो सेकेंड यूनिट मैं ज़रूर बना दूंगा, और नहीं भी बना पाया तो ये जो 3 लेक्चर हमने किए हैं फर्स्ट यूनिट के, इसको तो आप करके जाओगे। ठीक है, इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके जो फिज़िक्स के एग्ज़ाम्स है वो लेट है, तो उनके लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि उनके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि फ़िज़िक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन तीनों के मैं लेक्चर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।